जो पहला क्लास था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का, उसमें मैंने कहा था कि एंगल्स को अभी हम लोग 90 डिग्रीज तक ही सीमित रखेंगे, और ये भी मैंने कहा था कि आगे के क्लासेस में आगे जाके इस बाउंडेशन को ख़त्म करेंगे और एंगल्स को किसी भी साइज ऑफ एंगल्स के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज़ मोर देन 90 डिग्रीज और एनी साइज ऑफ एंगल्स। तो आज वही बाउंडेशन हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शंस, अबाउट एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड मैग्नीट्यूड। किसी भी साइज का एंगल हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्यों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम डिफाइन करते हैं कि जैसे साइन ऑफ एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब पहले हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसको सिर्फ 90 डिग्री तक ही सीमित रखा था, एंगल्स को 90 डिग्री तक ही सीमित रखा था। सो देखते हैं आज किस तरह से होता है, और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपना साइन कैसे चेंज करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जेब्राइक साइंस प्लस एंड माइनस इन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जेब्राइक साइंस इन ट्रिगोनोमेट्री। और इसी में हम लोग यूनिट सर्कल, जो एक काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री में, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से यूनिट सर्कल से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए ratios for any size of angles। एंगल का कोई भी साइन हो, फर्क नहीं पड़ता है अब, ठीक है। अब देखेंगे कि जब एंगल्स को 90 से आगे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स को 90 डिग्री से ज़्यादा करते हैं, तब किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली वही डेफिनेशंस होता है, उस क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी एंगल का साइज हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो डेफिनेशंस है, फार्मूलाज जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारा का सारा लागू होता है किसी भी साइज ऑफ एंगल्स के लिए, बट उसी को हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करने वाले हैं आज, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट इज टू लर्न समथिंग मोर अबाउट एंगल्स। एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये सब सबसे पहले जानते हैं। चलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा इनिशियली एक रिवॉल्विंग लाइन है जो इस OX पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये OX पे लाई कर रहा है। अज्यूम करिए अभी इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं मानते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी बस एक लाइन ये है हमारा, ठीक है, OA, दैट्स इट, दिस इज द लाइन। और अब अज्यूम करिए एक और लाइन जो कि रिवॉल्विंग लाइन है, जो कि रिवॉल्व करता हुआ लाइन है, जो रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ये जो OA है ये फिक्स्ड लाइन है जो कि हमेशा इसी तरह से रहेगा। इनिशियली सपोज कि एक रिवॉल्विंग लाइन है और वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और किसी समय में वो इस तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई जो घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से चला और किसी समय में यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये हमारा OP इसका अभी पोजीशन है। डेफिनेटली ये इस तरह से घूमा, और इस तरह से जैसे ही घूमा तो ये एक एंगल क्रिएट किया, ये मान लेते हैं इस एंगल को हम थीटा,
इमेजिन करिए कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है इधर नहीं घूम के यहाँ से इस डायरेक्शन में इधर को घूम गया, इधर, ठीक है, ये OP का अपोजिशन है जब ये OA से इधर घूमा। अब जैसे ही रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमना शुरू होगा, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में ये जब घूमेगा तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में घूमते हुए जो ये एंगल बनाएगा वो कहलाता है पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाता है? पॉजिटिव एंगल। और यही रिवॉल्विंग लाइन जब OA से इस डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी के हैंड्स घूमते हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जब घूमेगा तो इस डायरेक्शन हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। और इस दौरान जो ये एंगल बनाएगा वो कहलाता है नेगेटिव एंगल। अगर मैग्नीट्यूड थीटा ही है तो यहां पे इस तरह से माइनस थीटा हम दिखाते हैं। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंपली shows us the direction of the revolving line in which it rotates। जो ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल है ये दर्शा रहा है कि जब रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव एंगल बन रहा है। पॉजिटिव एंगल का मतलब है कि रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव एंगल का मतलब है कि रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन। सो negative and positive angles shows the direction in which the revolving line rotates। और याद रखना है कि जो ये एंगल हम लोग लेते हैं हमेशा इस इनिशियल लाइन से ही लेते हैं, जिस लाइन से वो घूमना शुरू कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज पॉजिटिव एंगल, दिस इज नेगेटिव एंगल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब एंगल की बात करते हैं और रिवॉल्विंग लाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल तो आपने समझ लिया। अब एक चीज देखिए, कुछ बेसिक से डेफिनेशंस होते हैं। और वो डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी समय में रिवॉल्विंग लाइन को क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इनिशियल लाइन है OA और किसी टाइम पे ये OP है, विच इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन। इनिशियली तो रिवॉल्विंग लाइन OA पे लाई कर रहा था, तो ये जो पोजीशन है जो कि फिक्स्ड पोजीशन है इस OA का, जहां की इनिशियली रिवॉल्विंग लाइन लाई कर रहा था, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन या फिर और इनिशियल रे। मतलब इस पोजीशन पे जब रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक है, जहां के इनिशियल इसका पोजीशन है, डेफिनेटली इनिशियल मतलब शुरुआती। तो जब रिवॉल्विंग लाइन यहां पे है तो इसको हम कहते हैं इनिशियल रे या इनिशियल पोजीशन। किसी भी करंट मोमेंट पे जो रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल रे और टर्मिनल पोजीशन। ऑफ कोर्स फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं, लेकिन फाइनल पोजीशन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन थोड़ी है, ये किसी मोमेंट पे इसका पोजीशन है। सो इसीलिए इसको मैथ्स में स्टैंडर्ड टर्म जो है इसका वो है टर्मिनल पोजीशन और टर्मिनल रे। नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक्स में टर्मिनल रे करके इसको आप पाएंगे कि वहाँ पे टर्मिनल रे से इसको दर्शाया गया है। सो ठीक है, इनिशियल रे
जहाँ की रिवॉल्विंग लाइन इनिशियल लाई करता है, इनिशियली होता है। टर्मिनल रे किसी करेंट मोमेंट पे, किसी करेंट टाइम पे उसका पोजीशन, दैट इज द करेंट पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन इज कॉल्ड द इनिशियल रे और द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब चलिए थोड़ा सा एंगल्स को और ब्रॉडर वे में देखते हैं कि जब रिवॉल्विंग लाइन घूमता है तो किस तरह से एंगल बनाता है ये। सपोज करते हैं ये इनिशियल लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री पे है, ये बी ओ बी डैश है। सपोज करिए कि ये इनिशियल लाइन है, ऑफ कोर्स रिवॉल्विंग लाइन इनिशियली इसी पे लाई कर रहा है। किसी टाइम पे उसका जो करंट पोजीशन है रिवॉल्विंग लाइन का, वो इधर से घूमते हुए या इधर से घूमते हुए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए वो यहां पे आया। दिस इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन नाउ। और सपोज करिए कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है इस पूरे एंगल को बी ओ ए डैश को, एंगल बी ओ ए डैश को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये 90 डिग्री है, तो अब ये एंगल 45 और ये एंगल 45, ये एंगल बराबर ये एंगल। चलिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि रिवॉल्विंग लाइन इनिशियली यहाँ पे था, इस इनिशियल पोजीशन पे, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के अपने इस पोजीशन तक पहुंचा, और आपसे पूछा जाए कि ये पूरा एंगल कितना है, तो आप कैसे कहेंगे? एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन चल के नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते हुए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचा, तो उसके बाद एंगल AOP क्या होगा? इस समय जब नेगेटिव डायरेक्शन में घूमेगा तो याद रखिएगा एंगल AOP मतलब AOP, ये वाला एंगल। तो ये एंगल AOP अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 90 माइनस 90, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर घूम रहा है ना, तो माइनस 90, फिर प्लस, फिर से माइनस 90 प्लस, और उसके बाद इतना ये वाला, यानी कि माइनस 45 जोड़ेंगे, माइनस 45 डिग्री। कितना हो गया ये? 90 90 180, 180 और 45 225, दैट इज माइनस 225 डिग्रीज। तो आपने देखा कि नेगेटिव डायरेक्शन क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग लाइन के रोटेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है। सॉरी, जो नेगेटिव एंगल या पॉजिटिव एंगल है वो रिवॉल्विंग लाइन के रोटेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है कि क्या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब एक बात बताइए, आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि OP यानी रिवॉल्विंग लाइन का जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि ये यहाँ से घूम के बस यहाँ पे पहुँच के रुक गया, या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल के यहाँ से घूमते हुए बस यहाँ पे रुक गया। तो आप कैसे बताएंगे कि ये जो एंगल, सबसे पहले ये एंगल AOP कितना है? मान लेते हैं कि रिवॉल्विंग लाइन इनिशियली यहाँ था, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हुआ। सबसे पहले इस एंगल के बारे में हम कंसर्न कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब रिवॉल्विंग लाइन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमना शुरू किया, तो इमेजिन करते हैं कि हो सकता है कि रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से घूमते हुए पूरा एक रोटेशन पूरा करे, यहाँ तक आए, और एक रोटेशन पूरा करने के बाद फिर यहाँ से वो ये वाला एंगल जो हमारा है इस पोजीशन पे अपने आ जाए। तो इस समय इसका, इस सिचुएशन में, इस केस में ये एंगल AOP कितना होगा? इस सिचुएशन में जो ये एंगल होगा वो कितना होगा?
सबसे पहले तो रिवॉल्विंग लाइन यहां से पूरा एक रोटेशन पूरा किया। एक रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियंस, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 2 पाई प्लस कितना, ये वाला एंगल, और ये एंगल हमारा कितना है 135 डिग्री। अगर अब आपको ये लगे कि नहीं भाई एक बार नहीं रोटेट हुआ है, अगर ये पूरा 2 बार पूरा चक्कर काट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर यहां पे पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस फिर 135 डिग्री, इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस 135 डिग्री, दैट इज 4 पाई प्लस 135 डिग्री। तो उसी तरह से जब ये रिवॉल्विंग लाइन OA से n टाइम्स फुली रोटेट करेगा, पहले हो सकता है कि n टाइम्स तक पूरा रोटेट करे और n टाइम्स तक एंटी क्लॉकवाइज में फुली रोटेट करने के बाद फिर वो यहाँ पे अपने इस पोजीशन पे आए, तो उस केस में जो एंगल होगा वो क्या होगा, उस केस में जो एंगल होगा वो होगा n इंटू 2 पाई प्लस 135 डिग्री, दैट्स इट, दैट इज 2n पाई प्लस 135 डिग्री। जहां की n जो है, चूंकि रिवॉल्विंग लाइन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, तो n जो है हमारा वो क्या है 0 या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहां पे, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही घूम रहा है, ऐसा हमने मान लिया है अभी। तो 0 क्यों, n 0 क्यों, मैंने कहा कि 0 भी हो सकता है और बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। 0 इसलिए n हो सकता है कि ये यहां से चल के ये पूरा रोटेट किया ही ना हो, बस यहां से चला हो और यहीं पे रुक गया हो, जो इस केस में हमें देखने को मिला था। तो उस केस में n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारा 135 डिग्री आ जाएगा। अगर एक बार फुली रोटेट करके यहां पे पहुंचा तो इतना आना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे उस केस में तो 2 पाई प्लस 135 एंड सो ऑन फॉर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर नेगेटिव डायरेक्शन की ओर उसी तरह घूमेगा और यहां पे पहुंचेगा, मान लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ n टाइम्स घूमा पहले रिवॉल्विंग लाइन, तो n टाइम्स यानी कि n इंटू -2 पाई, क्योंकि एक पूरा चक्कर नेगेटिव डायरेक्शन में काटेगा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा -2 पाई, नेगेटिव डायरेक्शन में 360 डिग्री, इसीलिए नेगेटिव, और n मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस जितना वो कर रहा है, और यहां तक पहुंचा तो ये वाला एंगल जोड़ देंगे इसमें। ये एंगल कितना है -225, सो -2n पाई -225 डिग्री। यहां पे भी n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही हमें लेना है, क्योंकि हमने अपना डायरेक्शन जो नेगेटिविटी है, साइन जो है वो पहले ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस एंगल को और इस एंगल को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस एंगल्स को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, आपको ये नहीं पता है कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है या इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज यू डोंट नो द डायरेक्शन whether the revolving line is moving in the positive direction or in the negative direction, you don't know anything about that. So in that case, if someone told you that if the revolving line rotates in full revolutions, then what is the angle it creates? अगर उस केस में आपसे बस ये पूछा जाए कि ये रिवॉल्विंग लाइन मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ से इनिशियल पोजीशन से घूमना शुरू किया, इधर इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, बस आपको ये कहा जाए कि इन टाइम्स तक पूरा रोटेट किया और फाइनली यहीं पे आ गया, तो वो उसने कितना एंगल क्रिएट किया, एंगल का साइज क्या होगा उस समय। तो उस दौरान आप कैसे एंगल पता करिएगा, किस तरह से लिखिएगा आप एंगल को, देखते हैं। सबसे पहले तो n टाइम्स फुल रिवॉल्यूशन कर रहा है यानी कि n, और चूंकि रिवॉल्विंग लाइन यहीं पे आ गया है
तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में घूमे या पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे, मैग्नीट्यूड तो वो 360 डिग्री ही बनाएगा, यानी कि एंगल जो वो क्रिएट करेगा टिपिकली वो 360 डिग्री ही एक बार फुल रिवोल्यूशन में क्रिएट करेगा। तो चूंकि n टाइम्स तक घुमा तो n इंटू 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, तो n इंटू 2 पाई दैट इज 2n पाई, यही एंगल वो क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो n होगा वो होगा n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, यानी कि 0 और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। तो इस केस में मान लीजिए कि रिवॉल्विंग लाइन रोटेट ही ना किया हो, अपने इनिशियल पोजीशन पे ही यहाँ पे है बट यहाँ से हिला ही ना हो, तो उस केस में n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा एंगल 0 डिग्री आएगा। अगर एक बार रोटेट किया हो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो n इज इक्वल टू प्लस 1 लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो n इज इक्वल टू प्लस 1 लेंगे तो हमारा आएगा 2 पाई दैट इज 360 डिग्री। साइन भी इंक्लूड हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में और 360 डिग्री। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एक बार रोटेट किया हो तो n इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे, तो हमारा एंगल आना चाहिए माइनस 360 डिग्री या माइनस 2 पाई रेडियंस, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो हमारा एंगल आएगा माइनस 2 पाई, विच ऑल्सो जस्टिफाइज द केस। उसी तरह आगे भी। सो इन दोनों एंगल्स को हम एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरह करके, 2n पाई। अभी के लिए हम इसको एक साथ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसको एक साथ लिखने का तरीका थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एक दो बातें हैं, जैसे इस पोजीशन में रहेगा तो किस तरह से एक साथ इस एंगल को लिखेंगे, तो वो सब जब मैं आपको बता लूंगा फिर मैं बताऊंगा कि जब यहाँ को छोड़ के, ये तो बड़ा आसान था ना क्योंकि फुली रोटेट कर रहा था और अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया और हमने एंगल को इस तरह से लिख दिया। बट जब ये यहाँ से मान लीजिए इस पोजीशन पे है और हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम के कई बार यहाँ पे आ रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में घूम के कई बार यहाँ पे आ रहा है, तो उस केस में किस तरह हम एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसका तरीका है हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, इसको भी एक साथ लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है, इनफैक्ट लिखा ही जाता है और एक साथ ही हम लिखते हैं इसको। चलिए, तो अभी के लिए आपने ये जो बेसिक्स है वो जान लिया कि किस तरह से एंगल को हम मेजर करते हैं, इस तरह से रिवॉल्विंग लाइन के रोटेशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल और किस तरह से रिवॉल्विंग लाइन एंगल के साइन को डिक्टेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो नेगेटिव एंगल। ये तो आपने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एंगल्स की, तो बात हो गई। अब ये तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, मान लीजिए ये रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ बीचों बीच एग्जैक्टली इस ऑरिजिन के पास एक पेड़ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ A है, ये A डैश है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। अगर आपसे मैं कहूं कि आप इस पेड़ से इस रोड पे 1000 मीटर वॉक करिए और 1000 मीटर जैसे आपका कंप्लीट हो जाए तो आप जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाइए उस समय, और फिर मुझसे कोई आके पूछे कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताऊं उसको, तो कैन आई डू दैट? नो, आई कांट, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि आप पेड़ के किस साइड में हैं।
पैर के फ्रंट में है या बैक में है, मुझे नहीं पता है कि आप 1000 मीटर पैर के किस साइड है। हाँ, मुझे ये पता चल जाए कि आप पैर के किस साइड है तो मैं बता सकता हूँ। इसीलिए स्ट्रेट लाइन में जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, तो हम एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन को। जैसे इस हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है वो ये ऑरिजिन से राइट साइड के तरफ होता है। दैट इज राइट साइड के तरफ जब भी चलेंगे तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन। सो राइटवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी कहलाता है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन। और लेफ्टवर्ड की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन। उसी तरह इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली ऊपर के तरफ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब मैं इस पॉइंट से कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज यहां पे रखा हुआ हो और लेफ्ट की तरफ आए तो उसका जो डिस्टेंस है वो वहां पे हम लोग पॉजिटिव प्रीफिक्स कर देंगे। नहीं, आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स आप नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो लेफ्ट की तरफ जब भी जाएंगे तो हमेशा वो नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, वहां पे नेगेटिव आपको प्रीफिक्स करना है। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। सपोज करिए कि आप यहां से ए तक गए और यहां से ए तक की दूरी जो है, अब मान लेते हैं कि x है, x है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? x है। ओके, अब यहां से फिर आप चल के इस तरफ, यानी कि इधर चल के यहां तक पहुंचे, और ये जो आपकी दूरी है इसका मैग्नीट्यूड है आपका y। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? y। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस या फिर आपका पोजीशन, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे x टोटल जितना यहां तक गए और उसमें प्लस और जितना यहां से लेफ्ट की तरफ आप गए, तो लेफ्ट की तरफ कितना गए हैं आप? माइनस y, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं ना, तो माइनस y, दैट इज x माइनस y। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन दिस केस। लेफ्ट की तरफ जैसे ही जाएंगे तो वहां नेगेटिव आपको प्रीफिक्स करना है, उसी तरह अप एंड डाउन में होगा। नीचे की ओर आप जाएंगे तो दैट इज आप नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। चलिए, ऑरिजिन रखा गया है कि ये सेंटर है एक तरह का, ठीक है, इसीलिए यही से सब कुछ मेजर किया जाता है कि इसके राइट में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव। तो ये स्ट्रेट लाइन में आप किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दिखाते हैं वो चीज़ है। तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, या पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका कोई पॉइंट है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। दिस इज व्हाट these negative and positive signs describes, tells us। ठीक है, तो यहां भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होना चाहिए वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एनी एंगल। जैसा कि मैंने कहा शुरू में, क्लास के शुरू में, कि अभी तक जो हमने एंगल है वो बाउंड कर रखा था 90 डिग्री तक। अब जो हम देखेंगे वो बाउंडेशन खत्म करेंगे। अब वो एंगल 90 से बड़ा भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। चलिए देखते हैं।
साइज ऑफ एंगल्स, कोई भी साइज है एंगल का, हमें फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ओ ए बी ए डैश बी डैश। सपोज करिए आपका ओ ए जो है इनिशियल पोजीशन है रिवॉल्विंग लाइन का, और यहाँ से जब चला किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चला, सपोज करिए कि ये इसका पोजीशन है। अभी के लिए आप सपोज कर लिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहा है, अंत में इसको नेगेटिव के लिए भी डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए समझ गए तो नेगेटिव डायरेक्शन बस उसी का रिवर्स कर देना है, कुछ नहीं। चलिए, तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है अपने इनिशियल पोजीशन से यानी कि ओ ए से चला, किसी टाइम में उसका टर्मिनल रे जो है, टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पे है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इसको ऐसा भी मान लेते हैं, ये हमारा ऑरिजिन है या फिर सेंटर ऑफ दिस सर्कल। यहाँ पे 1 दे देते हैं। 1 यहाँ रिप्रेजेंट बस इतना कर रहा है कि जो OP है, जो रिवॉल्विंग लाइन है, वो पहले क्वाड्रेंट में है। 1 यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट को दिखा रहा है। किसी टाइम पे मान लीजिए दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, किसी टाइम पे हमारा सपोज करिए कि तीसरे क्वाड्रेंट में है, और उसी तरह कभी ये चौथे क्वाड्रेंट में है। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको OA पे। M1 इसको मान लेते हैं, M2, M3, M4, ठीक है। याद रखिएगा ये P1, ये OP1, OP2, OP3, OP4, ये सब OP ही है, ठीक है ना। ये सारा कुछ OP ही है, नंबर बस नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को दिखा रहा है हमें। अब चलिए यहाँ से चलते हुए सब, जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें सपोज करना है कि द रिवॉल्विंग लाइन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सो इन दैट प्रोसेस इट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एंगल्स फ्रॉम दिस इनिशियल लाइन। सपोज करिए कि यहाँ पे है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो जब यही लाइन यहाँ पे आ गया तो यही थीटा अब इस साइज का बन जाएगा, तो यहाँ पे ये एंगल, ये भी थीटा ही है। उसी तरह ये एंगल भी थीटा ही है, याद रखना है हमें ये चीज़। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, नहीं थीटा, यहाँ पे मैं थीटा ही नाम दे रहा हूँ सबको, आपको ये समझना होगा कि थीटा क्या है। थीटा एक ही है, बस साइज अपना चेंज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये रिवॉल्विंग लाइन क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली इस पॉजिटिव डायरेक्शन से, इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन से इसका साइज भी तो चेंज हो रहा है ना, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब चलिए उसी तरह एक और यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा, ये भी थीटा ही कहलाएगा, ठीक है। सो आप ये पाएंगे कि जो साइन ऑफ थीटा है वो हमेशा MP बाई OP हो रहा है। MP बाई OP ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले रिवॉल्विंग लाइन OA पे था, OA से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने रोटेट करना शुरू करा। जब OA पे था तो P A पे था, ये जो पॉइंट P था वो A पे कोइंसाइड कर रहा था, और ये जो M1 था ये भी तो अभी A पे ही कोइंसाइड कर रहा था ना। और यहाँ से जब चलना शुरू किया तो ये जो हमारा M1 है ये A से इस तरफ लेफ्ट साइड के तरफ यानी कि ऑरिजिन की तरफ खिसकने लगा, और ये P1 जो है ये पॉइंट B के तरफ जाने लगा।
और ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये जैसे जैसे OB के तरफ जाएगा वैसे वैसे ये M1 जो है हमारा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मोर एंड मोर खिसकता रहेगा। ठीक है, तो इस एंगल के लिए सबसे पहले साइन जब डिफाइन करेंगे यानी कि ट्रायंगल OM1P1 के लिए, तो साइन थीटा क्या होगा M1P1 बाई OP1। ठीक है, चलिए ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब घूमते घूमते रिवॉल्विंग लाइन किसी समय पे OB पे आ जाएगा। ठीक है, किसी समय पे OB पे आ जाएगा, तो जैसे ही ये OB पे आ जाएगा तो उस समय M1 हमारा O पे कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि OM1 तो पूरी तरह से वैनिश कर जाएगा उस सिचुएशन में। याद करिए 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री के लिए क्या होता है, साइन हमारा 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों लाइन OB पे कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाता है। याद करिए, इसीलिए साइन 91 होता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रिवॉल्विंग लाइन है अब OB से इस क्वाड्रेंट की ओर आना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे रिवॉल्विंग लाइन OB से आगे इधर को आते रहेगा, M अब हमारा इस तरफ इस डायरेक्शन में मोर एंड मोर खिसकता रहेगा। तो उस केस में अगर OP यहाँ पे है और M यहाँ पे है, तो यही ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल का रूप ले चुका है ना। यानी कि अब जो हम साइन थीटा डिफाइन करेंगे, ये जो साइन थीटा अब हम डिफाइन करेंगे ना, वो किस ट्राइंगल को लेके डिफाइन करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को लेके डिफाइन करेंगे और इस एंगल को यूज करके डिफाइन करेंगे। यानी कि इस केस में जो साइन थीटा होगा जब OP यहाँ पे है, यानी कि इस ट्राइंगल के लिए, इस केस में भी साइन थीटा M2P2 बाई OP2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ट्राइंगल वही है, एंगल हमारा अब ये हो गया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई एंगल तो ये हो गया, तो साइन थीटा अब मैं इस ट्राइंगल में घुस के और साइन थीटा लिख रहा हूँ MP बाई OP। ऐसा क्यों, जबकि एंगल तो ये थीटा है? इसका कारण ये है कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ना, यही रिवॉल्विंग लाइन इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को यही रिवॉल्विंग लाइन बाउंड कर रहा है, और दोनों को बाउंड कर रहा है इसी लाइन से। इसलिए जो आगे हम अभी देखेंगे कि जो इस एंगल का साइन होगा, वही इस एंगल का भी साइन होगा। मान लेते हैं ये एंगल हमारा फाई है, तो जो साइन फाई होगा ना, विच इज इक्वल टू M2P2 बाई OP2, वही साइन थीटा का भी वैल्यू होगा। ठीक है, वही साइन थीटा का भी वैल्यू होगा। इसी तरह जो इस एंगल का टेंजेंट होगा, tan फाई होगा, वही इस tan थीटा का भी वैल्यू होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल यही लाइन बाउंड कर रहा है। और याद रखिएगा, जो एंगल हम मेजर करते हैं वो हमेशा इस लाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। मोस्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन से एंगल को मेजर करते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा। अगर इसी को मैं x एक्सिस से, इसको y एक्सिस से रिप्रेजेंट करूं, तो एंगल जो हमेशा ये मेजर होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मेजर होता है। ठीक है, हाँ, आगे हम देखेंगे कि ये जो इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है, उनका साइन डेफिनेटली चेंज कर जाता है। ठीक है, उनका साइन चेंज करेगा। जैसे जैसे रिवॉल्विंग लाइन क्वाड्रेंट को चेंज करेगा ना, वैसे वैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का साइन चेंज करेगा।
बट रेशियोज वही रहेंगे, रेशियोज हमेशा उसी तरह से, साइन के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोसाइन के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस एंड सो ऑन, हमेशा उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये रिवॉल्विंग लाइन इस लाइन से, यानी कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन से जो जो एंगल बाउंड कर रहा है उन सारे एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस सेम होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस यहां पे मैं कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, एक इसको साफ फिगर से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे इस तरह से है, ये लाइन यहां पे है, अब ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई समझिए इसको हम आगे अभी और डिटेल में देखेंगे, यूनिट सर्कल जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग ऑफ, ये मान लेते हैं थीटा है इस तरह से, और ये एंगल हमारा फाई है मान लेते हैं, तो ट्रिग ऑफ ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए, फाई के लिए तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड के लेंथ यहाँ पे पता है। बट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ फाई इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, याद रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा, दैट इज यहाँ पे साइन रखेंगे तो यहाँ भी साइन रखना होगा, यहाँ पे टैन रखेंगे तो यहाँ भी टैन रखना होगा। इसीलिए क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, यही लाइन इस एंगल को और इस एंगल को बाउंड कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। और इस लाइन से ही ये एंगल और ये एंगल को ये बना रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ, साइन चेंज कर जाएगा, इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का साइन कुछ होगा, इस क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा रिवॉल्विंग लाइन तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का साइन कुछ होगा। ये हम लोग थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि क्यों होता है। बट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसका और कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसका सेम होगा। वही चीज यहां भी हो रहा है, इसका जो साइन है साइन थीटा के, यानी कि इसके साइन के बराबर है, तो हमने इसका साइन डिफाइन कर दिया तो इसका भी साइन डिफाइन कर दिया, अगर इसका टैन डिफाइन कर दिया तो इसका भी टैन डिफाइन कर दिया, एंड सो ऑन। तो समझ गए? इसीलिए साइन थीटा हमेशा, चाहे थीटा का कोई भी साइज हो, चाहे ये रिवॉल्विंग लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे या नेगेटिव डायरेक्शन में घूमे, फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा साइन थीटा इज इक्वल टू एम पी बाई ओ पी होगा। एम पी मतलब एम पी एम पी एम पी एम पी, इनमें से कोई भी ले लें आप। हाँ, अभी मैंने साइन को इंक्लूड नहीं किया है, प्लस माइनस, ठीक है, अभी मैं बस स्टैंडर्ड वे में बात कर रहा हूं। चलिए, तो समझ में आ गया आपको। उसी तरह से जब ये रिवॉल्विंग लाइन, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है आगे जाके, इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपको। अगर उसी तरह जब ये लाइन यहां पे आ गया तो उस समय ध्यान दीजिए, ये आपका थीटा है एंड दिस इज योर ट्राइंगल, यानी कि यही जो ट्राइंगल था ये ट्राइंगल बन गया और यही जो ट्राइंगल था अब यहां पे ये वाला ट्राइंगल में फॉर्म हो गया। तो अब हम किस एंगल के लिए डिफाइन करें? बस इस एंगल के लिए डिफाइन करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अगर इसका साइन हम पता कर लेंगे डेफिनेटली, जो कि हम कर लेंगे, क्योंकि साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाय दिस हाइपोटेनस, एंड दैट सेम डेफिनेशन गोज ऑन फॉर साइन ऑफ दिस एंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि यही लाइन इस एंगल को भी बाउंड कर रहा है और इस पूरे एंगल को भी बाउंड कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, और याद रखिएगा इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों एंगल को बाउंड कर रहा है ना। ये देखिए, ये एंगल इसी लाइन से, ये एंगल इसी लाइन से, इसीलिए
इसका इस एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा, इस एंगल का भी वही कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा। यानी कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, tan of theta is equal to tan of this, cot of theta is equal to cot of this, and the same goes on for when the revolving light is in the fourth quadrant। इस केस में जो इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा वही इस पूरे थीटा के लिए होगा। तो आपने देखा कि कोई भी थीटा का साइज हो फर्क नहीं पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उसी तरह से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि यही ट्राइंगल तो चेंज होते जा रहा है ना, यही ट्राइंगल चेंज होते जा रहा है दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट में। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट साइन डेफिनेटली गोइंग टू बी चेंज्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ फ्यू मोमेंट्स। नाउ तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब कि फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा, इसको हमने अपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के स्टार्ट वाले क्लास में भी किया था, बट अब इसको हम चूंकि जस्टिफाई कर चुके हैं तो इसको लिखते हैं फॉर एनी एंगल थीटा साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू MP बाई OP, वेयर MP कैन बी एनी वन ऑफ दीज MPs, M1 P1, M4 by M4 P4, M2 P2 and so on, any one. Cos of theta is equal to OM by OP, where OM is either OM1, OM2, फिर OM1 कोई भी, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से हमें OM को लेना है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइन का इंपॉर्टेंस बता दूं, फिर आगे भी तो डिस्कस करना ही है वैसे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में OM की जगह क्या लेंगे हम, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला ट्राइंगल के लिए दे रहा है ना, तो OM2 हम लेंगे। OM2 हमारा नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आगे देखेंगे कि कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। चलिए ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे ही। tan theta is equal to MP by OM, cot theta is equal to OM by MP, sec theta is equal to OP by OM and cosec theta is equal to OP by MP। किसी भी एंगल थीटा के लिए ये होता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्लास है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि इसी तरह से, जिस तरह से ये डिफाइन हुआ है, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए साइन और कॉस डिफाइन हो गया, tan डिफाइन हो गया, तो आगे हम देखेंगे कि फॉर एनी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलाज भी किसी भी एंगल थीटा के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को, अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रूव भी कर देंगे। Sine of trigonometric ratios। सपोज करते हैं
ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। वो एक हमारा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल लाइन है, और इसी पे रिवॉल्विंग लाइन इनिशियली लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये जो है हमारा OP है, रिवॉल्विंग लाइन है जिसका लेंथ हमेशा r है, रेडियस है ऑब्वियसली, इस सर्कल का रेडियस ले लीजिए इसको, और ये जो OP है, ये जो r है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, रिगार्डलेस ऑफ द क्वाड्रेंट इन विच दिस रिवॉल्विंग लाइन लाइज, दिस r is always going to be positive, remember it. Now suppose the coordinates of P are x and y. P लोकस है, ऑब्वियसली एक लोकस है जो मूव कर रहा है, क्योंकि OP मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली P जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है। सपोज करते हैं कि किसी टाइम में ये एंगल थीटा बनाया, ओके। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OX। नाउ क्लियरली ये x है और ये y है, देख सकते हैं यहां से। सो साइन ऑफ थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू PM बाई OP, दैट इज y बाई r, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू r साइन थीटा। उसी तरह से cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू OM बाई OP, दैट इज x बाई r, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। अब x और y का वैल्यू आ गया तो क्या इस x और y को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट है हमारा इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा। जो आप यूनिट सर्कल पढ़ते हैं ना, उसका ये मेन फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। यूनिट सर्कल इसी का एक सब फॉर्म है। ये समझ गए तो यूनिट सर्कल कुछ नहीं, आराम से समझ जाएंगे। देख लीजिए अभी। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ this point P. Now suppose this is the position of the revolving line. This is the position of the revolving line, and draw PM perpendicular to here on this x axis. अब हमें ये तो पता है, अब थीटा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, थीटा तो ये हो जाएगा हमारा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में घूमे या पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे, याद रखिए सबसे पहले तो जब इस क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन है, हो सकता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे पहुंचा हो सकता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे पहुंचा हो, बट रिगार्डलेस ऑफ in which direction it moves and reaches to this point, the position is fixed here for any current time, for any current moment. ये पोजीशन तो फिक्स्ड है ना भाई, किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे इसका पोजीशन यही है, भले वो नेगेटिव डायरेक्शन में घूमे या पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमे। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में घूमेगा तो ये हमारा मान लीजिए थीटा है, ये यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा। ये एंगल देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये OP जो है इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ से घूमना शुरू करके यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो एंगल है XOP इस तरह से यहाँ तक, तो थीटा उस समय ये वाला एंगल हो जाएगा। अभी भी कोऑर्डिनेट r cos थीटा और r sin थीटा ही रहेगा, क्योंकि
जो इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल, जो इसका कॉस और साइन होगा, वही कॉस और साइन इस वाले एंगल का भी होगा, क्योंकि इस एंगल को और इस एंगल को यही लाइन तो बाउंड कर रहा है ना, इसीलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसको। तो किसी भी डायरेक्शन में घूमे फर्क नहीं पड़ता है, कोऑर्डिनेट तो भाई यही रहेगा हमेशा। अब किसी समय मान लीजिए पोजीशन ये है रिवॉल्विंग लाइन का, तो अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब ये मैंने जानबूझ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दिया है आसान करने के लिए, बट नहीं भी दिखाता तो कोई दिक्कत नहीं था, किसी भी डायरेक्शन में घूम के यहाँ तक पहुँचे फर्क नहीं पड़ता है, ये हम जान चुके हैं। अब देखिए, अभी इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि फिर x और y है, यानी कि ये x और ये y, ये मान लेते हैं हमारा फाई है ये एंगल। ऑफ कोर्स आपको ये तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कशन किया था उससे ये तो पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ फाई इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा, वेयर दिस इज आवर थीटा वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। तो साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, टैन ऑफ फाई इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ये तो हमें पता है। अब चलिए, सो यहां से r इज इक्वल टू r तो हमेशा यही होगा, r इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा यहां से, सॉरी y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू, इसकी बात हो रही है अभी, r cos थीटा। अभी भी कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ थीटा मैंने क्यों लिखा है, चलिए इसको और थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन फाई, x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, देख लीजिए आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। अभी भी क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कहीं भी रहे ये कोऑर्डिनेट हमेशा इसका क्या होगा, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। फिर थीटा किसी साइज का एंगल हो सकता है, ठीक है, इसमें भी रहे तो यही कोऑर्डिनेट होगा। ये तो आपको समझ में आ गया है। अभी भी मैंने साइन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से मुझे दिखाना है, उसके बाद साइन को इंक्लूड कर देंगे हम। चलिए, सबसे पहले इनमें से किसी भी ट्रायंगल में, इसमें या इसमें हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल टू OM, ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ये ट्राइंगल को लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर इस ट्राइंगल को लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड सो ऑन। R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, R cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर R साइन थीटा होल स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। R स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने कहा था, किसी एंगल थीटा के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द एंगल थीटा। देख लिया, थीटा कुछ भी हो सकता है और ये फॉर्मूला अभी भी आ रहा है यहाँ से, आर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आर तो कैंसिल खत्म हो गया, ठीक है ना। और जब ये फॉर्मूला डिफाइन हो गया
तो उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी डिफाइन होगा, एंड सो ऑन। चलिए, तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन हो गया। अब यूनिट सर्कल की बात करते हैं। यूनिट सर्कल यही चीज है, इसी का सिंपल फॉर्म है यूनिट सर्कल। ये जनरल फॉर्म था, इसी का सिंपल फॉर्म है। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। तो यहाँ पे r को 1 यूनिट मान लेना है हमें, और कुछ नहीं चेंज करना है, r को 1 यूनिट मान लेना है। चलिए देखते हैं। और अब हम साइन को भी इंक्लूड करेंगे। थोड़ा इसी सर्कल में साइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पे जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं तो यहां से देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है हमारा, r cos थीटा, r cos थीटा, बट cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, x नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, अगर साइन को इंक्लूड करेंगे तो यहां पे माइनस एक्स बाई आर। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा माइनस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, क्योंकि कोसाइन भाई नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। ठीक है, साइन हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई के तरफ, तो साइन भी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और कोसाइन तो भाई नेगेटिव एक्स की तरफ है ही, कोसाइन भी नेगेटिव, तो इस केस में यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इस तरह पोजीशन होगा कहीं भी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर नेगेटिव बाय हाइपोटेनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो साइन नेगेटिव हो गया हमारा, साइन नेगेटिव हुआ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ये यहाँ पे पी एम बाई ओ पी, पी एम यानी कि y, ये डायरेक्शन y है, इसका कोऑर्डिनेट x और y ले लेते हैं हम तो फिर से, बाई r, बट y तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हो गया, यानी कि साइन ऑफ थीटा इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बट कोसाइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेस हमारा पॉजिटिव की तरफ आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, तो कोसाइन यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तो माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। इजी, साफ साफ दिख रहा है ना भाई, y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है तो नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, उसी तरह यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x भी नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें सब कुछ पॉजिटिव, क्योंकि भाई इस ट्रायंगल का सारा साइड ही पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो ऑटोमेटिकली हमेशा पॉजिटिव है। चलिए, तो साइन यहाँ से भी, अब हमने साइन को भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। अब चलिए यूनिट सर्कल के बारे में मैं देख लूँ, यही चीज़ है, ये समझ गए होंगे तो यूनिट सर्कल इवन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ज़्यादा उसमें समय लगेगा नहीं, 1 मिनट का काम है वो। यूनिट सर्कल हमें, जैसे ये सर्कल अभी जो हमने देखा, उसने हमें ये डिफाइन करने में हमारी हेल्प की कि किस तरह से किसी भी एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को हम डिफाइन कर सकते हैं सर्कल के यूज से। एग्जैक्टली वही चीज़ यूनिट सर्कल भी हमारे लिए करता है, बट थोड़ा सा चीज़ों को और आसान कर देता है, क्योंकि आर के जगह वहाँ पे हम 1 ले लेते हैं।
ठीक है। P का कोऑर्डिनेट ये 1 है, एक्स वाई ये थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ नहीं। यहां पे आ जाएगा तो ये थीटा हो गया। कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिए, अब कोऑर्डिनेट तो हमेशा कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे पॉजिटिव था, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि ये जो कॉस है नेगेटिव है, साइन अभी भी पॉजिटिव है। यहां पे जब हो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दैट इज माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह जब यहां पे रिवॉल्विंग लाइन का पोजीशन हो तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x पॉजिटिव यानी कि कॉस थीटा और y अभी भी नेगेटिव यानी कि माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही यूनिट सर्कल हमें हेल्प करता है हमारी मोस्टली साइन को फाइंड करने में, क्योंकि बाकी तो हम जनरलाइजेशन सब कुछ समझ ही चुके हैं तो कि किस तरह से किसी भी एंगल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से साइन चेंज कर रहा है। सो अब यहाँ देखिए इस क्वाड्रेंट में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये हाइपोटेनस हमेशा क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, और ये हमेशा एक यूनिट है और पॉजिटिव है। इस केस में हमारा बेस भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। अब तीनों साइड पॉजिटिव, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेसिकली क्या होता है, साइड राइट एंगल ट्राइंगल के किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के रेशियो को बताता है। अब यहाँ पे तीनों साइड पॉजिटिव है यानी कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये तो हमें दिख रहा है कि कॉस नेगेटिव होता है बट साइन पॉजिटिव होता है, बाकियों के बारे में भी अभी देख लेंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि कॉस पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है, दैट्स फाइन। नाउ अब बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के साइन का क्या, उसके बारे में भी अब देख लेते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जो साइन है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच द रिवॉल्विंग लाइन लाइज। जिस क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन है ना, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का साइन भी चेंज करता रहता है। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो चूंकि ये सारा साइड ही पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है। बाकी कैसे याद रख सकते हैं साइंस को, बाकी हम किस तरह से किस फॉर्म में याद रख सकते हैं। कुछ फ्रेजेज हैं जिसको हम याद कर लें तो हमें साइन याद करना अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच द रिवॉल्विंग लाइन लाइज, तो उस केस में हमें साइन याद करने में आसानी हो जाती है। एक दो फ्रेज मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा, इनफैक्ट काफ़ी फेमस है। एक है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ऑल स्टूडेंट्स ट्राई कैलकुलस। चलिए दोनों में से कोई भी फ्रेज आपको जो आसान लगे याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड पहला लेटर ए है, ए मतलब ऑल। सो पहले क्वाड्रेंट में ऑल, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे। शुगर पहला लेटर एस, एस मतलब एस से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो स्टार्ट होता है, साइन, साइन स्टार्ट होता है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। टू पहला लेटर टी, ये पहला क्वाड्रेंट को दर्शाता है, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को। सिमिलरली इसमें भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सो तीसरे क्वाड्रेंट में पहला लेटर टी,
T4 tan, तो tan और cot, tan का रेसिप्रोकल, वो तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। उसी तरह चौथे में कॉफी का पहला लेटर C, कैलकुलस का पहला लेटर C, C4 कोसाइन यानी कि कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होते हैं। चलिए इस चीज को मैं लिख देता हूं, आपको बस याद कर लेना है। आपने समझ लिया, दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। याद रखिएगा, जो जो लिख रहा हूं वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो दैट्स इट। इस तरह से हम साइन को याद रख सकते हैं। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। दैट्स इट फॉर टुडे। इस क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, एक और क्लास लगेगा हमें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्यों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं, और ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ डोमेन्स और रेंजेस को देखेंगे कि क्या होता है, और ये जो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आई होप सो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्लासेस है, बट इट इज़ वर्थ अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आगे कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री आपको लगता होगा कि ये 2 दिन 4 दिन का क्लास है, ऐसा है नहीं। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला रट लेना है तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप जाके आगे फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन अबाउट दिस, एंड आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जैसा कि मैंने कहा ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे, साइन का ग्राफ, कोसाइन का ग्राफ, टेंजेंट का ग्राफ, ये सब कुछ। डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और या दैट्स इट। थैंक यू।